हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। हम यहाँ पे फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं और फिजिक्स में 11th क्लास के सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में हमारे पास जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है उनकी यूनिट कौन कौन सी हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर और मोल। एम्पियर और मोल मैंने यहाँ नहीं दिखाया है क्योंकि उनको यहाँ एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा उचित नहीं बैठ रहा था। ठीक है, आज एक्चुअली होता क्या है, बच्चों को इन्हें याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो इनको रटते हैं, समझते नहीं हैं। तो आज हम 1 बाय 1 कोशिश करेंगे इनको समझने की कि इनकी डेफिनेशंस आखिर कहाँ से निकल करके आई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किलोग्राम की। अब हमारे पास जो पहली फिजिकल क्वांटिटी थी मास, वो तो हमने जान लिया, लेकिन इसका मेजरमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए, सीजीएस, एफटीएस, एमकेएस, एसआई, और सभी के अंदर फिर हमने माना कि एसआई को इंटरनेशनली माना गया और उसमें जो मास की यूनिट थी बच्चों वो थी किलोग्राम। लेकिन किलोग्राम को कैसे मेजर किया जाए कि किलोग्राम कितना है, उसके लिए इंटरनेशनल ब्यूरो में एक सिलेंडर बनाया गया और वो सिलेंडर बनाया गया प्लेटिनम और इरिडियम की इलोय को मिश्र धातु होते हैं ना, प्लेटिनम और इरिडियम, उससे एक सिलेंडर बनाया गया और उस सिलेंडर की फिक्स हाइट रखी गई, फिक्स ब्रेथ रखी गई और उसको रख दिया इंटरनेशनल ब्यूरो में। और उन्होंने बोला कि अब जितना इसका मास होगा वही 1 किलोग्राम मास है। तो शुरू से यही चलता आ रहा है, हम 1 किलोग्राम मास को उसी सिलेंडर से मेजर किया हुआ है। अब वहां से बांट बना लिए, छोटे छोटे वेट बना लिए, तो 1 किलोग्राम कहां से आया? 1 किलोग्राम हमारे इंटरनेशनल ब्यूरो में एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसके मास को हम क्या मानते हैं? 1 किलोग्राम मास मानते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास सेकंड है 1 मीटर। 1 मीटर को हम कैसे मेजर करें और ये कैसे 1 मीटर इतना होगा कि इतना होगा कि इतना होगा, कितना होगा, वो बड़ी समस्या थी। तो उसके लिए क्या किया गया बच्चों? वैक्यूम क्रिएट किया गया। और वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम क्या होता है? जहां कोई एयर नहीं है, जहां एयर नहीं है, एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा। और जब एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा तो लाइट के जो पार्टिकल आएंगे, लाइट दोनों तरह की होती है, वेव भी और पार्टिकल, उसमें जो पार्टिकल होते हैं उनको हम फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन को टकराने के लिए कोई मीडियम नहीं होगा, तो उनकी जो लाइट की वेलोसिटी है वो कम नहीं होगी, जिसके लिए क्या किया? एक वैक्यूम क्रिएट किया गया और उस वैक्यूम से लाइट को गुजारा गया। ठीक है, तो उस वैक्यूम से गुजरने में जो वो डिस्टेंस ले गई, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। इतने सेकंड में, ये कितना सेकंड है? 1/299792458, एक सेकंड का ये पार्ट। इतने टाइम में लाइट ने जितना पाथ ट्रेवल किया उसको बोला गया 1 मीटर। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है? सेकंड। अब सेकंड को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एटॉमिक क्लॉक के ऊपर। एक्चुअली बच्चों, सबसे पहले जब हम मेजरमेंट करते थे टाइम का, तो हम मेजरमेंट करते थे शैडो से। जब हम जंतर मंतर में जाते भी है ना, जो बना हुआ है हमारे तीर्थ स्थल पर, जयपुर में भी है, तो वहां सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये देखने के लिए कि पहले कैसे मेजरमेंट होता था लाइट का, पहले हम कैसे ग्रह नक्षत्र की स्थिति कैसे चेक करते थे। तो वहां क्या होता था, ऐसे एक पिलर बना हुआ था पहले। अब इसकी लाइट पड़ रही है, इसकी शैडो बनेगी इस साइड में। अब सुबह ही सूरज निकला तो इसकी शैडो लंबी जाती थी
और जैसे जैसे ऊपर आता है तो जितनी ज़्यादा लंबी शैडो है वहीं टाइम का मेजरमेंट लिख देते हैं कि इस समय सुबह के 6 बजे हुए हैं, फिर इधर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और टाइम को ऐसे एडजस्ट किया हुआ था। ठीक। उसके बाद जब घड़ियाँ आई तो पेंडुलम वॉच आई। पेंडुलम वॉच में भी प्रॉब्लम थी कि हम हर घड़ी से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम नहीं मेजर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जब हम एक घड़ी तो हमने मान लीजिए बना ली, जब उसके जैसी दूसरी घड़ी बनाते थे तो कोई ना कोई एरर उसमें रह जाता था। ठीक है, जिसकी वजह से जो टाइम आता था उसका वो डिफरेंट आता था दूसरी घड़ी से, तो इस तरह से उसमें एरर आ जाता था। फिर उसके बाद घड़ी आई क्वार्ट्ज। हमने हाथों में भी पहनी वो क्वार्ट्ज लिखा भी देखा होगा आपने घड़ी के ऊपर, क्वार्ट्ज की घड़ी आती थी। उसमें क्या होता था बच्चों कि क्वार्ट्ज की घड़ी, जो क्वार्ट्ज हमारे पास मटेरियल है वो डिपेंड करता था टेम्परेचर पे। अब अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर है तो क्या होगा, वो घड़ी अलग अलग जगह अलग अलग हल्का सा डिफरेंस आ जाता था टाइम में, अलग अलग टाइम बताती थी, ज्यादा नहीं हल्का सा। तो ये एरर, तो और ज्यादा सोचा गया कि हम कैसे बिल्कुल इस एरर को जीरो कर दें। उस एरर को जीरो करने के लिए जो घड़ी बनाई हमारे पास वो थी एटॉमिक क्लॉक। और इस एटॉमिक क्लॉक में जो एटम लिया गया वो लिया गया सीजियम का एटम। सीजियम का एटम इसलिए लिया गया क्योंकि सीजियम के एटम पूरे यूनिवर्स में है। आप चांद चंद्रमा पे जाए वहां पे भी है, अर्थ पे रहोगे यहाँ पे भी है, तो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। और बच्चों, और मेजर कैसे किया गया टाइम? मान लीजिए जो एटम वाइब्रेशन होता है ना, जो एटम का वाइब्रेशन होता है, एटम होते क्या है, कोई सॉलिड है, सॉलिड बना होता है किससे? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल बना होता है एटम से। एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जो हमारा एटम है, एटम हर एक सॉलिड में अंदर वाइब्रेशन करते हैं। तो सीजियम के जो एटम है वो भी वाइब्रेशन करेंगे। ठीक है, तो 1 सेकंड किसे माना गया? 1 सेकंड माना गया सीजियम एटम के इतने वाइब्रेशंस को, 9192631770। ठीक है, सीजियम एटम जब इतनी बार वाइब्रेशन कर लेता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? 1 सेकंड। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास नया है 1 केल्विन। अब केल्विन क्या है? टेम्परेचर की यूनिट है। 1 केल्विन को कैसे डिफाइन किया गया बच्चों? एक्चुअली क्या होता है, वाटर का एक ट्रिपल पॉइंट होता है, वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर हमें फाइंड हो जाता है। ट्रिपल पॉइंट का क्या मतलब होता है? अब वाटर को अगर मैं ज्यादा गर्म करूंगा तो वेपर भी बना सकता हूं। एक स्टेट हो गई इसकी वेपर, दूसरी स्टेट इसकी लिक्विड है ही, तीसरी स्टेट जब हम इसको आइस में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये सॉलिड भी बन जाता है। तो इसकी तीनों स्टेट आती हैं ऐसे। ठीक है, इससे इधर जाएंगे दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर दूसरी स्टेट में, और इधर तीसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। जिसे हल्का सा भी चेंज करा तो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है ना, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इस थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का ये वाला पार्ट 1/273.16, इस पार्ट को बोलते हैं 1 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 कैंडेला। 1 कैंडेला क्या होता है? कैंडेला किसकी यूनिट है? कैंडेला यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इसको मेजर करने के लिए जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी ना, सॉलिड एंगल को, उसका यूज होगा इसमें। उसमें क्या किया गया, 1 कैंडेला की डेफिनेशन को बनाने के लिए बच्चों कहा गया, मान लीजिए हमने कोई स्फीयर लिया और उस स्फीयर के सेंटर पे यहां कुछ भी बल्ब रख दिया या कैंडल रख दी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी हम यहाँ पे रखेंगे, चाहे बल्ब रखें चाहे कैंडल रखें, उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज। जब इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो इस लाइट के कारण ये जो एंगल बनेगा ये सॉलिड एंगल बनेगा, और इस सॉलिड एंगल के कारण जितना ये एरिया बनेगा ना इसका, और इसका यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। तो
इस 1 स्टेरेडियन में या इस एरिया में इसकी यहां एनर्जी जब 1/683 हो जाएगी, 1/683 वॉट की पावर हो जाएगी इस एरिया में, ठीक है, तब ये जो लाइट है इस लाइट की ल्यूमिनेस इंटेंसिटी 1 कैंडेला कहलाती है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट थी 1 2 3 4। अभी हम पढ़ेंगे एम्पियर। अभी हम पढ़ेंगे एम्पियर। देखो एम्पियर क्या था बच्चों, 1 एम्पियर एम्पियर किसकी यूनिट होती है? एम्पियर यूनिट होती है करंट की। मान लीजिए मेरे पास कोई 2 वायर है, ठीक है, क्या है, कोई 2 वायर है, दोनों कैसे हैं, कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर मतलब इनमें करंट फ्लो हो सकती है और दोनों की जो लेंथ है इनफाइनाइट है। कितनी लेंथ है? इनफाइनाइट लेंथ है। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। और इनमें मैं करंट फ्लो करता हूं, मान लीजिए इसमें I1 और इसमें I2। कैसे करंट फ्लो करेंगे इसमें? जब इसको हम किसी बैटरी से जोड़ देंगे। और बच्चों जैसे जैसे देखो ये देखा गया, जैसे जैसे करंट बढ़ाते हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे इन वायर के बीच में एक फोर्स लगता है। इसको हम पढ़ते भी हैं 12th में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में एक चैप्टर है जिसको हम पढ़ते हैं, वहां पे इनके बीच में एक फोर्स लगता है। जैसे जैसे हम इस करंट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे एक फोर्स बढ़ता चला जाता है। जब इस फोर्स की वैल्यू F = 2 × 10⁷ न्यूटन हो जाती है, जब इस करंट को इतना बढ़ाएं कि इस इनके बीच में लगने वाला फोर्स 2 × 10⁷ न्यूटन तक पहुंच जाए, तो इन वायर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होती है, ठीक है। क्या होती है? 1 एम्पियर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 मोल। देखो ये किसकी यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। देखो बच्चों 1 मोल = क्या होता है? 1 मोल = होता है 6.022, आगे भी कुछ वर्ड्स होते हैं उनको मैं छोड़ दे रहा हूं, इंटू 10⁻23 यूनिट। अब ये यूनिट क्यों लिखा है मैंने यहाँ? ये यूनिट इसलिए लिखा है क्योंकि ये एटम भी हो सकते हैं इतने, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। एटम भी हम इनको मान सकते हैं, मॉलिक्यूल भी मान सकते हैं। और ये 1 मोल हर एक लिक्विड के लिए या हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। होगा तो इतना ही, बात समझ रहे हो? होगा तो ये इतना ही 1 मोल के लिए, हर एक के लिए नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इतने ही होंगे, लेकिन उस सब्सटेंस की क्वांटिटी अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए 18 ग्राम वाटर के लिए 1 मोल होता है 6.022 × 10⁻23। अगर मैं ऐसे ही 18 ग्राम शहद ले लूं, हनी, तो उसके लिए ये कुछ और होगा। समझ रहे हो? 18 ग्राम जितने इसमें 18 में कितने हैं, इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अगर मैं हनी की बात करता हूं तो हनी में 18 ग्राम में ये इतने नहीं होंगे, या अगर 6.022 × 10⁻, एटम होंगे भी तो ये इतने ग्राम के अंदर नहीं होंगे। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है 1 मोल विल बी इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 यूनिट। और ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी जो भी आप चाहें, या जिस चीज में आप मेजर कर रहे हैं।
ठीक है, जैसे यहां मैंने किस में करा 18 ग्राम वाटर है, इसके अंदर मैंने क्या लिया, इसमें एटम लिया। अगर मैं मॉलिक्यूल में इसे चेंज करूंगा तो यहाँ ग्राम की जगह अभी 18 ग्राम चेंज हो जाएगा, फिर कुछ और आएगा इसके लिए। लेकिन ये कितने रहने चाहिए नंबर यूनिट, 6.022 इंटू 10⁻23, ये फिक्स है। समझ गए? ठीक है बच्चों, अभी ये काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और इसको लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसीलिए मैंने 1 बाय 1 इसको समझाने की कोशिश की ताकि याद करने में आपको इसको समस्या ना हो, आप समझ के इसको याद कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।